मेरे ससुर रोज रात को कमरे में पिटकरी ले जाते थे। जब उनको गए हुए कुछ देर हो जाती तो कमरे में आवाज आनी शुरू हो जाती थी। एक दिन मैं चुपके से उनके कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह लड़कियों को मेरा नाम प्रीति है। मेरी शादी मनोज से 2 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास का देहांत 2 साल हो चुके थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग माँ जी की याद में उनके नाम का एक स्कूल खुलवाएं, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, जिससे हमें भी पुण्य मिलेगा और भी अनपढ़ नहीं रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर घर गरीब लोगों के ही थे। वहां पर सरकारी स्कूल न होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और किसी बड़े स्कूल में पढ़ाने की उनकी हैसियत नहीं थी। तभी मेरी बातों में से मनोज भी सहमत हो गए। मनोज सरकारी नौकरी करते थे और जमीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज रविवार का दिन था। मनोज भी घर पर थे, इसलिए हम लोग ने कहीं बाहर घूमने जाने की सोची। पापा जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं शाम को अपने दोस्त के साथ अनाथ आश्रम हो आऊँगा। हम लोग उन्हें खाना वगैरह खिलाकर घूमने चले गए। शहर की काफ़ी अच्छी जगह पर घूमने के बाद शाम को एकदम थकान से चूर हो चुके थे। पापा जी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मैं और मनोज सोने चले गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि पूरा दिन बाहर आज नमकीन और स्वीट खा कर पेट भर चुका था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारा स्कूल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आज स्कूल का उद्घाटन था। पिताजी को ले जाया गया और रिबन कटवाया गया। मैंने मन में ही जितनी खुशी थी वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मैं हमेशा से खुले विचारों वाली रही हूँ और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो मुझे पूरी दुनिया ही की खुशी मिल जाती थी। आज मनोज ने भी मेरा साथ देकर मुझे सुकून के पल दिए जिनसे मुझे हमेशा से इंतजार रहता था। फिर स्कूल का उद्घाटन हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़े लोगों का आमंत्रण नहीं किया, जबकि इस गांव के गरीब परिवारों को बुलाया। उन लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी उनका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कुछ दिन बाद अध्यापकों को रखा गया और स्कूल शुरू करवा दिया गया। मैं भी ग्रेजुएशन कर रखी थी, इसी वजह से मैं भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर पूरा दिन मैं घर पर पड़ी अकेली खाली बैठी रहती थी। इसी बहाने मेरा भी दिन निकल जाएगा। सुबह मनोज का खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती थी और पापा जी को खाना देकर स्कूल चली जाती और पूरा दिन उन्हें मासूम और गरीब बच्चों को पढ़ाने में गुजार देती। एक दिन जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तभी मनोज कॉल आया और वह कहने लगा कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी घर पर चली जाओ और उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर गई और किचन के काम में लग गई। तभी पापा जी आए और वह कहने लगे कि क्या हुआ, तुम बहुत जल्दी आ गई, सब खैर खबर है ना? मैंने कहा पापा जी सब ठीक है, बस वह अनुज के कुछ मेहमान घर पर आ रहे थे, तभी मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर सकूं। फिर पापा जी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद मनोज के साथ उनके कुछ दोस्त घर पर आए। मनोज ने कहा कि जब मैं मनाली में पढ़ाई करता था तब यह लोग मेरे क्लास में थे, हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आया तो हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। अब यह लोग यहाँ पर घूमने आए थे तो मुझे कॉल किया। मैंने फिर इन लोगों को अपने घर पर इनवाइट कर लिया। उन लोगों ने चाय नाश्ता किया और कुछ देर बातें करने के बाद चले गए। जैसे ही रात का समय हुआ हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी कर ली। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी
नहीं है तो मैं पानी लेने किचन में गई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में फिटकरी थी और वह अपने कमरे में चले गए। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गई, आखिर अंदर हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रहा होगा जिससे ऐसी आवाज़ आ रही होगी। मैं सोने चली गई। दूसरे दिन मैं रात को देखा कि पिताजी फिर से हाथ में फिटकरी लिए अपने कमरे की ओर जा रहे थे और जैसे ही उन्हें गए हुए कुछ देर हुई तो मैंने देखा कि आज फिर से ही आवाज़ आ रही थी जैसे कल रात आ रही थी। यह मेरा वहम नहीं था, मुझे पक्का यकीन हो गया था कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है अंदर। मैंने पूरी बात जानने के बाद खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से अंदर कुछ नहीं देख पाई। लेकिन पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। डर सी गई थी कहने पिताजी कुछ मुसीबत में तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि अपने कमरे से बाहर आए और वहीं एक पर्दे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वह मुझे देख नहीं पाए। वह किचन की तरफ गए और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में चले गए। लेकिन मैं कमरे में गई तो सो चुके थे। बेचारी पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करते हैं, इसी वजह से शाम को पूरी तरह से थक जाते और दूसरे दिन सुबह उठते ही मैं मनोज को पूरी बात बताई। मनोज कहा कि परसों रात को जब मैं पानी पीने किचन में गई थी तब मैं पिताजी के हाथ में फिटकरी देखी। वह अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे में उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैंने उसे दिन जो जैसे तैसे टीवी चलने का सोचकर बात टाल दिया, लेकिन यही बात कल रात को भी हुई। तभी मनोज ने मुझसे कहा, तुमने मुझे इस टाइम क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं आपको आई थी बताने के लिए, लेकिन आप सो चुके थे। मनोज ने कहा, चलो हम पिताजी से बात पूछते हैं। तो मैं मनोज को जानने से मना कर दिया और कहा कि हो सकता है कि उन्हें कोई दिक्कत हो, हमें ऐसे उनका मुंह पर जाकर पूछना सही नहीं, जिसमें से उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है। खैर, मैं जैसे तैसे बात को टाल दिया और अनुज को ऑफिस भेज दिया। मैं भी स्कूल को चली गई, लेकिन स्कूल में आज मेरा पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में करती क्या है। फिटकरी लेकर जाते हैं, उनका तो 50 कारण निकाला जा सकता है, लेकिन यह चिल्लाने की आवाज़ है तो मुझे बार बार कुछ अजीब सी सोचने पर मजबूर कर रही थी। खैर, मैं स्कूल में घर आई और खाना वगैरह खाकर आराम करने चली गई। तभी पापा वहाँ से गुजरे तो मैं उनका पीछा किया कि आखिर वह उनका कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह किचन में कुछ फल लाने ही गए थे। तो मैंने यह बात वहीं पर छोड़ दी। मैंने आज पूरी प्लान बना लिया कि आज देखते हैं शाम को पापा की आवाज़ आती या नहीं। शाम को मैं मनोज पापा को खाना देकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आकर देखा तो पापा अपने कमरे में फिटकरी लेकर जा चुके थे और उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब तो मैंने झट से मनोज को बुलाया और कहा कि देखो मनोज, आवाज़ आ रही है। मनोज भागकर जाने लगे, लेकिन तभी पापा जी का दरवाज़ा खुल गया और मनोज को कमरे के अंदर खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को शक हो कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। खैर, मैं और मनोज ने विचार किया कि कल सवेरे होते ही पिताजी से बात करेंगे। जैसे तैसे सुबह हम लोगों ने पापा जी से पूछा कि पापा जी, आप किसी मुसीबत में तो नहीं है? पापा जी कहने लगे, नहीं तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा? मनोज कहने लगे कि आपका रोजाना रात को कमरे में जाने के बाद चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे पूछे, सब खैर खबरते हैं न। तभी पिताजी कहने लगे, सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का कार्यक्रम आ जाता है, जिसे देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगता हूँ और आप लोगों को लगा कि मैं चिल्लाता हूँ। मनोज का वहम निकल चुका था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन खिड़की से उनकी आवाज़ साफ सुनी थी। यह उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी, ना ही टीवी के लिए की
किसी कार्यक्रम की। यह तो उन्हीं के चिल्लाने की आवाज़ थी। मैंने उनसे कहा कि पापा जी हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। वह टीवी की आवाज़ नहीं है या फिर उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी। मैंने एक दिन खुद अपने कानों से खिड़की के पास खड़े होकर सुना। मनोज ने मुझे बताया और कहा कि अरे प्रीति, तुम खामोखा इतनी टेंशन ले रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो पापा जी हमें ज़रूर बताते। हो सकता है कि वह टीवी के कार्यक्रम की वजह से हंसने लगे हो और उनके हंसने की आवाज़ ऐसी ही हो। अब बुजुर्ग हो रहे गए हैं, वह तुम्हें ऐसा लगा होगा कि वह चिल्ला रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में मत लिया करो। और हाँ, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं बेमन से मनोज के लिए खाना लगाने लग गई क्योंकि मेरा दिमाग तो खराब हो रहा था। पिताजी हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं और वह आखिरकार हमसे छुपा क्या रहे थे। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं स्कूल में बैठी थी, तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भतीजा हुआ है, इसलिए 2 दिन के लिए तुम यहाँ चली आओ और यह बात घर में आकर मनोज को बताओ। और कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। तभी मनोज ने प्रॉमिस दे दी और पापा जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि तुम चली जाओ। मैं अपने मायके चली गई और वहाँ 2 दिन तक फंक्शन एंजॉय किया और सब लोगों से हंस खेल कर बातें की। इसी बीच में पापा जी की यह फिटकरी वाली बात पूरी तरह भूल चुकी थी। मैंने 2 दिन बाद वापस आने की तैयारी कर ली। मनोज मुझे लाने के लिए चले गए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोगों मेरे मायके से निकल गए और यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने देखा कि पापा जी अपने कमरे में थे। हमें आने में काफ़ी देर हो गई थी। तभी मैंने सुना कि आज फिर से उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी। शायद पापा जी को पता नहीं लगा कि हम लोग आ गए हैं। मैं उनके कमरे में के पास गई, तब उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब तुम मुझे पूरे शक होने लगा था कि पिताजी कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर है। मनोज को इस बार कुछ नहीं बताया क्योंकि मनोज मेरी बातों पर विश्वास नहीं करने वाले थे। आखिरकार वह तो मुझे समझ कर बैठा देते थे, कहते थे कि तुम्हें वहम हुआ है। मैंने प्लान बनाया कि आखिर पता तो करूं ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। मैं दूसरे दिन सब कुछ जानने का सोचकर हम खाना वगैरह खाकर सो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कि आज मैं पिताजी के कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी कि आखिर उनके कमरे में क्या होता है। शाम का समय हुआ। मनोज जब सो गए तो पिताजी के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे में एक कोने में छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब पिताजी कमरे से फिटकरी लेकर गए तो मैंने देखा एक कपड़े में फिटकरी को डालकर एक भारी चीज से इसकी कुटाई की कर रहे थे। पीस कर एकदम से बुरादा जैसा बना लिया और फिर उन्होंने कोकोनट तेल डाला और उसका एक पेस्ट लेपन जैसा तैयार किया। उस लेपन को वह अपने पूरे शरीर पर लगा रहे थे। जैसे ही वह अपने पूरे शरीर पर लगाए जा रहे थे वैसे ही उनकी जोर जोर से आवाज आ रही थी, जैसे वह दर्द के मारे करा रहे हों। मुझे बहुत दया आई कि पिताजी को बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाहर निकलकर उनसे सब बात पूछता कि लेकिन मेरे पांव रख गए क्योंकि मैं आखिर तक सब कुछ जानना चाहती थी। जैसे ही पिताजी ने पूरे शरीर पर लेपन किया तो उनके दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। कुछ देर रखने के बाद उन्होंने उसे लेपन को एक और कपड़े में हटाया और टेस्टन में डाल दिया। फिर वह पानी पीने के लिए किचन में चले गए। वहां से बाहर निकले और अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन मैं मनोज को यह सारी बातें बताई। मनोज ने पहले तो मुझे डांटा कि ऐसी किसी के कमरे में चोरी चुपके झांकना गलत बात होती है। प्रीति, अगर तुम्हें पूरा पता न लगाना ही था तो मुझे भी तो बता सकती थी, हम दोनों चलते। लेकिन मैंने मनोज को जैसे तैसे समझाया कि हमने पहले भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। आप मुझे गलत समझ बुझाकर वहीं छोड़ देते थे। लेकिन जब तक मैं उनके कमरे में
में नहीं जाती तो हमें आखिर तक पता ही नहीं चलता कि क्या पापा जी कौन समस्या से जूझ रहे हैं। मनोज कहा कि कोई तो बात जरूर है मनोज। पर पापा जी फिटकरी का लेपन बनाते हैं और उन अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, और जैसे ही वह अपने शरीर पर लगाते हैं तो दर्द के मारे तरह उठते हैं। मनोज ने कहा कि चलो हम पापा जी से अभी बात करते हैं। हम लोग पिताजी के कमरे में गए और कहा कि पिताजी आपको क्या समस्या है, आप फिटकरी अपने शरीर पर क्यों लगाते हो। पापा जी एकदम से सुनकर चौंक से गए, जैसे वह नहीं जानते थे कि हमें इस बारे में पता चला। मैं पापा जी से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात आपके कमरे में छिपकर आपको देख लिया था, मैं क्या करती। पर पापा जी हर रोज़ मैं आपकी चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी, मेरे मन में तरह तरह की वहम पैदा हो जाते रहे थे। आखिर आप कमरे में करते क्या हो। इसी सच्चाई को जानने के लिए मुझे कमरे में अपना आना पड़ा। तभी पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको चांदी का रोग है, जो आपके नारियल का तेल और फिटकरी पीसकर लगाने से ही जाएगा। क्योंकि मेरे शरीर में निशान बढ़ने लगे थे और पूरे शरीर में दर्द रहता था। तभी मनोज बोल पड़े कि पापा जी आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, हम आपकी बड़े डॉक्टर के पास चेक के लिए लेकर जाते हैं। तभी पापा जी ने कहने लगे कि बेटा तुम ऑफिस के काम से इतने व्यस्त थे और बहू भी स्कूल पढ़ाने जाया करती थी, तो मैं तुम लोगों को परेशान करने का नहीं सोचा कि ऐसे ही बेवजह तुम लोगों को परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं खुद डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ दिन तक यह लेपन करोगे तो आपका यह चांदी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैंने अपने आप कमरे में लेपन करने लगा था कि तुम लोगों को बात कर किसी भी तरह से फिक्र में ना डालूं। तभी मैं और मनोज ने पापा जी को गले लगा लिया और पापा जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। मनोज पिता पापा जी ने कहने लगे कि आखिर एक बेटा का फर्ज होता है कि अपने पापा जी को हर एक बीमारी से उसकी सेवा करे, लेकिन पापा जी आपने तो मुझे इस लायक नहीं समझा। पापा जी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम तो मेरे श्रवण जैसे बेटे हो, बस मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगे। तभी मनोज ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम आपके बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इस चमड़ी रोग का इलाज करवाएंगे, लेकर जाएंगे। आज से आपकी पूरी सेवा मैं खुद करूँगा। पापा जी ने हम दोनों को फिर से गले लगा लिया और मन में मैं अपना वहम निकाल चुका कि आखिर मैं पिताजी के ऊपर किस तरह का शक कर रही थी। खैर, हम लोगों ने पापा जी को बड़े से अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। अब हम लोगों के मन में सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। मुझे भी पछतावा हो रहा था कि मुझे पूरी बात जाननी चाहिए थी और बार बार पापा जी से पूछते रहना चाहिए था कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।